हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका इग्नू गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं, क्योंकि वीडियो है BHDC 134 का, ठीक है, हिंदी का, यानी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास, जिसमें हम ब्लॉक 1 ले रहे हैं। ब्लॉक 1 में यूनिट हमारा 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ा था कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, हिंदी गद्य के विकास के कारण कौन कौन से थे। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट ही है और इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि अगर मैं उसी वीडियो में इसको डालती तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाता आपके लिए। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं भारतेंदु युग, हिंदी गद्य का विकास और उसके कारण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन दो में से एक युग जरूर आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको दोनों को ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए भारतेंदु युग जो 1875 से 1900 तक का था, इसको हम देख लेते हैं। तो भारतेंदु युग, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जो राइटर थे, उनके नाम से भारतेंदु युग पड़ा। इनका जन्म बनारस के एक धनी परिवार में हुआ था। आप अगर उनका डेट ऑफ बर्थ लिख दे तो वो भी अच्छा है। 2 सितंबर 1580 को, ठीक है, 2 सितंबर 1850 को। इनके पिता जो थे वो साहित्य प्रेमी थे। हम जो लैंग्वेज में बता रहे हैं उसी लैंग्वेज में आप लिखिएगा, बहुत इजी आसान लैंग्वेज बताएंगे। और साथ ही साथ में जब मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो पेन कॉपी जरूर लेके बैठा करें, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से आपको लिखाती हूँ और जो मैं पढ़ा रही हूँ उस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और समझने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए उनके पिता जो थे साहित्य प्रेमी थे, ठीक है, और उन्होंने कुछ नाटक और कविताएं भी लिखी थी, राइट, उनके पिता ने। और विभिन्न विषयों पर अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, उनके पिता ने हिंदी साहित्य को समृद्ध यानी आगे बढ़ाने का, डेवलप करने का काम किया। यहाँ पे थोड़ी सी नॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा आप साइड में कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर उस नॉइस के लिए मैं रुकूंगी तो फिर वीडियो बनाने में उतना ज़्यादा टाइम जाएगा। थोड़ा सा मैनेज करिए। तो नाटक और काव्य के अतिरिक्त उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। एक दो याद कर लीजिए, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, दो याद कर लीजिए। कुछ ऐसी पत्रिकाएं थी जिनका किन्होंने, हरिश्चंद्र के पिता ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता ने संपादन किया था। ठीक है, और पत्रिकाओं के प्रकाशन का महत्व तत्कालीन लेखकों ने भली भांति समझ लिया था। ओके, राइट, चलिए अब देख लेते हैं कि इनके माध्यम से गद्य के विकास में बहुत सहायता मिली, क्योंकि हम गद्य का विकास ही पढ़ रहे हैं। अब भारतेंदु के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारतेंदु ने अपने समय तक प्रयुक्त खड़ी बोली के गद्य को परिमार्जित रूप में प्रस्तुत किया था। तो भारतेंदु ने अपने समय में किसको उपयोग किया, किस भाषा को, खड़ी बोली को। और गद्य के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो निबंध हो, नाटक हो या चाहे वो समालोचना हो आदि, कई चीजों में उन्होंने खड़ी बोली से सूत्रपात किया, यानी कि शुभारंभ किया, स्टार्ट किया। ठीक है, उनकी रचनाएं जहां श्रृंगार, देशभक्ति और ईश्वर भक्त से जुड़ी हैं, वहीं तत्कालीन समाज पर भी प्रहार करती हैं। सामाजिक अवस्था को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में जाहिर किया। उसका एक रीजन यही था कि जो उनका मानना था कि जिस क्षेत्र विशेष के आप हैं उस क्षेत्र की बोली का प्रयोग कीजिए अपने साहित्य में, तो लोगों की समझ में आती है। लेकिन अगर आप खड़ी बोली का प्रयोग करेंगे तो सभी लोग को समझ में आएगी। ठीक है, और यहाँ पर 35 वर्ष की आयु में 1885 में उनका देहांत हो गया था। तो हिंदी साहित्य के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए उगांतकारी प्रभाव हुए, यानी उनसे बहुत लोग प्रभावित हुए, प्रेरित हुए। ठीक है, और भाषा के मामले में उन्होंने अपनी अवधारणा स्पष्ट की कि वे निज भाषा के विकास के पक्षधर थे। निज भाषा यानी जो खुद की निजी भाषा हो, जो मैंने कहा क्षेत्रीय भाषा। आप जिस जगह के रहने वाले हैं वहाँ की जो लैंग्वेज जो बोली है, आपको वही लैंग्वेज बोली में अपनी रचनाएं लिखनी चाहिए ताकि लोग समझ सके। ठीक है, तो निज भाषा उन्होंने लिखा भी था, इसीलिए लिखा था कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हित को ही को सूल। तो भारतेंदु जो थे उन्होंने लेखकों को प्रेरित किया करते थे, अपने समय के लेखकों को प्रेरणा स्रोत वो बन चुके थे। और उनके प्रभाव और प्रयास से लेखकों की एक ऐसी मंडली तैयार हो गई थी जिन्होंने भारतेंदु परंपरा को आगे बढ़ाया था। ठीक है, और भारतेंदु मंडल के जो लेखक थे जैसे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बहुत सारे ऐसे, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी आदि लोग थे जिन्हें भारतेंदु मंडल के रूप में जाना जाता था।
गद्य की जो विविध विधाएं थी इन पर लेखकों ने कलम चलानी, यानी गद्य की विविध विधाओं पर भी लिखना शुरू कर दिया था। और किसका असर था? भारतेंदु का था। निबंध, नाटक, उपन्यास आदि विधाओं में इन लेखकों ने रचनाएं आज भी श्रेष्ठता का प्रतीक मानी जाती हैं, यानी श्रेष्ठ रचनाएं लिखी थी। और बजय कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसीलिए इस युग को भारतेंदु युग कहा गया। ठीक है। बाल भट्ट, जैसे अभी हमने पढ़ के आया, बाल भट्ट भारतेंदु मंडल के अंतर्गत ही आते थे। तो उन्होंने प्रयाग से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका शुरू कर दी थी। और इस पत्रिका में उन्होंने लेख, नाटक, निबंध आदि भी शुरू कर दिए थे। ठीक है। भट्ट जी ने पद्मावती, चंद्रसेन नामक नाटक लिखे। 100 अजान एक सुजान नामक उन्होंने उपन्यासों की रचना की थी। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ललित निबंध भी लिखे। तो उन्होंने एक तरह से जो एक गद्य की विधाएं होती हैं, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, चाहे कहानी हो, चाहे निबंध हो, सभी पे उन्होंने अपना जोर डाला। ठीक है। सभी चीजें उन्होंने लिखी थी। ठीक है। और बाल मुकुंद ने भी यही काम किया था और हिंदी निबंध के विकास में योगदान दिया था। ठीक है। बाल मुकुंद की शिव शंभु के चिट्ठी जो थी, चिट्ठ, इनकी प्रसिद्ध रचना थी। इसी तरह से और जो है यहाँ पे कुछ जो भारतेंदु उसमें मंडल में लोग शामिल थे, उनके बारे में यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि राधा कृष्ण दास ने दुखनी, बाला और महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप जैसे नाटकों की रचना की थी। तो ये सब भारतेंदु मंडल के लेखकों का हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्यों? भारतेंदु से इतने प्रभावित हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र से, और उनके मरने के उपरांत जो उन्होंने योगदान दिया था हिंदी गद्य में, तो उन्होंने एक मंडल बना लिया और उनको अपना आदर्श बना लिया, एक आइडल बना लिया। भारतेंदु मंडल की रचना की, उसके अंतर्गत इतने सारे राइटर थे, लेखक थे, उन्होंने सभी चीज़ों में गद्य के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती, क्या क्या आता है? नाटक आता है, उपन्यास आता है, कहानी आता है, एकांकी आता है, लेखन आता है, लेखक आता है, तो सभी चीज़ों पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। ओके। और नाटक, निबंध, उपन्यास आदि विधाओं का प्रारंभ इस युग में हुआ जिसमें हिंदी गद्य के विकास को बल मिला। तो भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु ने स्वयं बंगला आदि से अनुवाद के कार्य किए थे। तो बंगला से उन्होंने अनुवाद किया हिंदी में और अन्य लेखकों को भी इसकी प्रेरणा दी थी। तो अनुवाद कार्य के द्वारा हिंदी गद्य का विस्तार संभव हो सका था। तो अनुवाद की भी जो शुरुआत थी वो भारतेंदु ने ही की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। ठीक है ना। तो ये भारतेंदु युग हो गया, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब द्विवेदी युग देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु और द्विवेदी दो युग इसमें पूछे जाते हैं। आज मैं पेन नहीं चला रही हूँ बिकॉज मैं आज मोबाइल से आपको पढ़ा रही हूँ, लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। चलिए द्विवेदी युग देख लेते हैं 1900 से 1920 में। अब भारतेंदु जो युग था, जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के कारण हिंदी गद्य के विकास में गति आई। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद के जो भारतेंदु मंडल के लोग थे उनकी कारण से गति आई थी। तो उनकी प्रेरणा से लेखकों की एक मंडली तैयार हो गई थी। इस मंडली ने अपने लेखों से हिंदी गद्य को समृद्ध किया था और इस दौर में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने भी हिंदी में लेखन कार्य किया था। यानी कि हिंदी गद्य इतना समृद्ध हो गया था, इतना ऊपर उठ चुका था, इतना डेवलप हो गया था, इतना विकसित हो गया था कि जो अंग्रेजी में पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने भी हिंदी में लिखना शुरू कर दिया था। सोचिए। तो इस युग के लेखकों की दृष्टि हिंदी के प्रचार प्रसार पर अधिक थी, अतः इनकी भाषा में त्रुटियां नजर आती हैं। अब जो इंग्लिश पढ़ा हुआ बंदा है वो हिंदी में करेगा तो त्रुटियां तो नजर आएंगी ना। इंग्लिश की ग्रामर अलग होती है, हिंदी की अलग होती है, तो उसमें तो गलतियां निकलनी स्वाभाविक बात है। हिंदी वाले अगर इंग्लिश में आ जाए तो उनमें गलतियां निकलेंगी। तो स्वयं भारतेंदु मंडल के लेखकों में भाषागत दोष थे। वे इच्छा किया, आशा किया आदि प्रयोग किया करते। तो इच्छा की यानी इच्छा व्यक्त की जाती है ना, इच्छा व्यक्त की जाती है। तो इच्छा किया, आशा किया आदि, और भाषा बिगड़ने के एक और कारण यह भी था कि अब हिंदी के उन पाठकों की संख्या बढ़ गई थी जो अद्वितीय उपन्यास पढ़ने में रुचि रखते थे, लेकिन अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद करने वालों ने इस भाषा की अच्छी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा। यानी कि गलतियां कहाँ पे होती थी? गलतियां इसलिए होती थी कि जब हिंदी गद्य को पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई, नोवेल को, उपन्यास को पढ़ने के लिए, नावल वगैरह जो है, तो यहाँ पे ये हुआ कि जब अनुवाद करने लगे, दूसरे भाषाओं में लिखी उपन्यास को लोग अपनी भाषाओं में अनुवाद करने लगे, तो वहाँ पे गलतियाँ ज़्यादा होने लगी क्योंकि उनको उस चीज़ का, यानी दूसरी भाषा का नॉलेज तो था नहीं। अब ट्रांसलेट करने में जो व्यक्ति ट्रांसलेट करता है, जो अनुवादक होता है, उसको दोनों लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हिंदी वाले दूसरे लैंग्वेज को अपना जब ट्रांसलेट करने लगे तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर
उनसे गलतियां होती थी क्योंकि वो समझ नहीं पाते थे, उनमें इतनी समझ नहीं होती थी। तो उन्होंने शब्दकोश से अर्थ लगाकर ही अनुवाद का कार्य शुरू किया कि हिंदी में इसका, इस लैंग्वेज में हिंदी में इसका मतलब ये होता है, तो वो लिखते चले गए। तो जहाँ एक और अंग्रेजी शब्दों के अर्थ के आधार पर स्वार्थ लेना, जीवन होने से प्रयोग अनुवाद में होने लगे, वहीं बंगला के शब्दों के अर्थ पर सिहरना, बसंत, रोग आदि शब्दों का हिंदी में प्रयोग होने लगा। और भाषा में व्याप्त इस अराजकता को अनुशासनबद्ध करने का जरूरी काम किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो द्विवेदी युग कैसे आया, ये जो अभी हमने ये पढ़ा है ना, ये इसलिए पढ़ा कि जब हिंदी गद्य बिगड़ने लगा, लोग जब अनुवाद करने लगे तो वहां पे गलतियां होने लगी लोगों से, ठीक है ना, अनुवाद करने की वजह से, तब यहाँ पर इस अराजकता को, इस अशुद्ध को शुद्ध करने का काम किसने किया, जरूरी समझा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब उन्होंने किया क्या, अब ये पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सरस्वती पत्रिका का योगदान। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा के परिमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य किया, ठीक है ना। और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडिया प्रेस इलाहाबाद में 1900 में शुरू हुआ था, और जो इसके संपादक थे 1930 से महावीर द्विवेदी बनाए गए थे, इसीलिए इसको द्विवेदी युग कहा जाता है, महावीर द्विवेदी की वजह से, ठीक है ना। और जो द्विवेदी जी थे, सरस्वती पत्रिका के सन 1920 तक संपादक रहे, 1903 से 1920 तक रहे। और हिंदी गद्य के विकास में ही नहीं, आधुनिक हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में भी सरस्वती का अप्रतिम योगदान है। तो क्वेश्चन आपसे हिंदी गद्य के बारे में, सिर्फ द्विवेदी के बारे में नहीं, अगर आधुनिक हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में आ जाता है या सरस्वती पत्रिका के बारे में आ जाता है योगदान, तो आपको यही सब लिखना होगा, ठीक है। तो द्विवेदी जी के संपादन में जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, उतनी किसी अन्य हिंदी पत्रिका को प्राप्त नहीं हुई थी। तो वो पत्रिका कौन सी थी, सरस्वती, ठीक है। उसको पढ़ने वाले पाठक ज्यादा मिले थे। और हिंदी द्विवेदी जी के संपादकत्व में सरस्वती ने 20वीं सदी के आरंभिक 2 दशकों के प्रतिनिधि साहित्य को प्रस्तुत करने का मंच प्रदान किया था। और सरस्वती ने उस समय की राष्ट्रीय आकांक्षा को वाणी दी थी। और सरस्वती ने ज्ञान विज्ञान के नए क्षेत्रों में प्रवेश किया और यह प्रमाणित किया कि हिंदी में भी जटिल से जटिल विषयों को प्रस्तुत करने की क्षमता निहित होती है। तो यहाँ पे सिर्फ पत्रिका मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि ज्ञानवर्धक भी उसको बनाया गया, शिक्षा से और ज्ञान से चीजें भी इसमें रखी गई। और सरस्वती ने हिंदी गद्य को गद्य के सभी विधाओं में संपन्न बनाने का महत्वपूर्ण प्रयत्न किया था। यानी इसमें नाटक भी होते थे, लेखक भी होते थे, एकांकी भी होते थे, सभी चीजें होते थे। और सरस्वती ने हिंदी गद्य को परिनिष्ठित रूप दिया और उसमें व्याप्त जो अनगढ़पन और अराजकता थी, जो भी ऊपर बता के आ रहे हैं, उसको समाप्त कर उसे एक रूपता प्रदान की, जो द्विवेदी युग में किया गया। और सरस्वती ने हिंदी गद्य और पद्य की भाषा के द्वंद्व को समाप्त किया और पद्य के लिए भी खड़ी बोली को सुनिश्चित किया। तो उसने सरस्वती पत्रिका में ये चीज मतलब निकाली गई कि हिंदी गद्य अलग है और जो पद्य है वो अलग है, दोनों के लिए अलग अलग बोलियां जो है, एक ही बोली रखी जाए। जब गद्य खड़ी बोली में है तो पद्य खड़ी बोली में क्यों ना कि लिखा जाए। तो उन्होंने पद्य को भी कहा कि खड़ी बोली में होना चाहिए। और ऊपर गिनाए गए थे सभी कार्य ऐतिहासिक महत्व के हैं। सरस्वती ने सभी कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व में किया था। तो ये जो इतने यहाँ से चीजें हैं, इतनी से यहाँ चीजें हैं, ये आपको उसमें लिखनी होंगी, किसमें, हेडिंग में बना के लिखनी होंगी, ठीक है। द्विवेदी युग ने कौन सा ऐसा काम किया था, द्विवेदी युग में खड़ी बोली का भी पूछ सकता है कि उन्होंने कैसे परिमार्जित किया या गद्य विधा को किस तरह से ऊपर उठाया। द्विवेदी युग आ जाता है, क्वेश्चन कुछ भी हो तो आपको यही लिखना है, ठीक है, ओके, राइट। अब इनका देख लेते हैं। अब भाई द्विवेदी युग के बारे में देखा, सरस्वती कविता के पत्रिका के बारे में देखा, तो भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 1861 में जन्म हुआ था, 1938 में इनकी मृत्यु हो गई थी। स्वयं कवि थे, लेकिन कवि के रूप में उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली जितनी अपने निबंध और समालोचनों के कारण मिली थी। और द्विवेदी सबसे बड़ा काम किया कि सरस्वती में प्रकाशन के लिए आने वाली रचनाओं की भाषाओं को सुधार कर परिमार्जित और एक रूप किया। यानी कि उनका काम था कि जो जैसे संपादक थे, संपादक का काम होता है कि कोई भी चीज उसमें छपने के लिए आती, चाहे पेपर हो चाहे पत्रिका हो, तो उसमें हिंदी देखी जाती, लैंग्वेज, भाषा, व्याकरण देखे जाते हैं। और उस समय व्याकरण में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या त्रुटियां थी, गलतियां थी। जैसे बताया ना कि अंग्रेजी के लोग भी हिंदी में लिखने लगे थे, तो उन्होंने उन गलतियों को सुधार करके, सही करके फिर छपवाने का काम किया। ये काम होता था द्विवेदी जी का। और द्विवेदी जी की भाषा के प्रति बहुत सजग रहते थे और उनकी कोशिश रहती थी कि खड़ी बोली हिंदी अपना मानक रूप ग्रहण करे, क्योंकि इसके बिना हिंदी में किसी महान साहित्य की रचना संभव नहीं है। तो हिंदी को एक मानक रूप भी देने की कोशिश की थी किसने, द्विवेदी जी ने, यानी द्विवेदी युग में ये काम किया गया, ओके, राइट।
और द्विवेदी जी उस युग की राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण की भावना को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। उन्हें हिंदी साहित्य के लिए आदर्श मानते थे उसे, ठीक है। और उन्होंने साहित्य के मध्ययुगीन आदर्शों का विरोध किया, रीतकालीन अवबोध और कला रूपों को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। उन्होंने उनकी प्रेरणा से, यानी कि जो साहित्य रचने की प्रेरणा होती थी लेखकों में, उन्होंने जगाई कि युग और समाज की जरूरतों के अनुरूप वो साहित्य लिखे। जो समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, कुरीतियां व्याप्त हैं, उनके खिलाफ वो लिखे, ठीक है ना। और उन्होंने साहित्य को समाज से जोड़ा। उन्होंने साहित्य को ज्ञान से जोड़ते हुए कहा कि ज्ञान राज का संचित कोश ही साहित्य है, ठीक है। और किसी देश की उन्नति अगर देखनी होगी तो देश के साहित्य को देखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने देश के विकास को देखें, वो आगे बढ़े, तो फिर देश के साहित्य पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने बुद्धिजीवियों का आह्वान किया कि वे अपनी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य की रचना कर अपने देश और समाज को नई दिशा दें, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती के माध्यम से प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा, सभी जाने माने यहाँ पे राइटर है, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा, ठीक है ना, आदि लेखकों को ख्याति मिली और उनका महत्वपूर्ण साहित्य जनता तक पहुंचा। यानी ये सभी लिखते थे और सरस्वती पत्रिका में वो चीज़ें छपती थी, ठीक है। इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग कहा जाता है। और इसी युग में विभिन्न विधाओं पर उत्कृष्ट साहित्य भी लिखा गया, विशेष रूप से उपन्यास, कहानी, निबंध, ये सभी इस युग में महत्वपूर्ण काम हुआ। विधाओं का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बना और इसी स्वतंत्र व्यक्तित्व की नींव के बाद में गद्य विधाओं ने महान साहित्यकार और महान रचनाएं दी। कहानी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद्र, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद, निबंध के क्षेत्र में बाल मुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल युग के देन थे, ठीक है। उसके अतिरिक्त जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत जैसे नई विधाओं में भी महत्वपूर्ण लेखन हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं, ये भी क्वेश्चन एक पूछता है कि गद्य की कौन कौन सी, हिंदी गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं। तो यही विधाएं हैं, कौन कौन सी हैं लिख लीजिए। उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, ठीक है ना, और ये क्या बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत हो गया, जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गया, संस्मरण हो गए, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए निबंध। ये सब विधाएं होती हैं किसकी, गद्य साहित्य की, ठीक है। तो ये हुआ गद्य साहित्य का। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, जैसे ओके सिर्फ 5 पंक्तियों में, लेकिन 5 पंक्ति में नहीं आता है, वहाँ पे लिखने के 200, 250, 150 शब्द आपको दिए जाएंगे। प्रेमचंद और उनके बाद है, हाँ अब यहाँ पे मैं इतना इम्पोर्टेंट इसको नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, क्योंकि प्रेमचंद तो जाने माने राइटर हैं, है ना। तो द्विवेदी युग में भाषा के परिमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, और द्विवेदी युग के बाद कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय लेखन हुआ उसका संक्षिप्त यहाँ पे ब्यौरा दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि द्विवेदी युग में गद्य साहित्य को और कुछ साहित्यकारों ने एक नई दिशा दी थी, और उनका नाम था, प्रमुख नाम था प्रेमचंद, जिन्होंने साहित्यकारों को एक नई दिशा दी थी। प्रेमचंद ने द्विवेदी युग से ही लेखन आरंभ कर दिया था, और उनमें उपन्यास और कहानियों में नवीनता दिखाई देती थी। अतः इस विविधाओं में उनमें एक नए युग का आरंभ माना जाता है। कभी कभी द्विवेदी युग में प्रेमचंद के बारे में लिखिए, क्या उन्होंने विकास किया, तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो यही आपको सब लिखना होगा। थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में पढ़ लीजिए, अगर ये अलग से क्वेश्चन पूछता है तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। समाज और देश की आर्थिक स्थिति का चित्रण उनकी रचनाओं में मिलता। मैला आंचल, और कौन सा था, खाला वाला एक जो था प्रेमचंद का, चौपाल वाला कुछ था, नाम नहीं याद आ रहा है। पूस की रात, मतलब गोदान, गवन, यानी कि उन्होंने एक तरह से समाज पे प्रहार किया था। समाज की अच्छाइयाँ हैं, समाज की जो बुराइयां हैं, जो व्याप्त है, उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी, लोगों की दशा को दिखाने की कोशिश की थी अपने उपन्यास और नाटक के एकांकी के माध्यम से। उन्होंने साहित्य के अनेक विधाओं में रचनाएं की। प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, जीवनियाँ आदि तो लिखी, अनुवाद का भी उन्होंने कार्य किया था, ठीक है। और उन्होंने हिंदी कहानी को काफ़ी ऊंचा उठा दिया था। लगभग 300 कहानियों की रचना की थी प्रेमचंद ने। इनकी कहानियों में विषय की विविधता, मैंने कहा था ना, समाज और परिवार की किसी न किसी समस्या को उन्होंने अपनी कहानियों में आधार बनाया, और उनकी अधिकतर कहानियाँ क्या होती है, मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। तो आप यदि पढ़ना है उनकी सभी कहानियाँ तो मानसरोवर खरीद लीजिए, और 8 भागों में जो है उनकी कहानियाँ प्रेमचंद की मिल जाएंगी। तो समाज पर प्रहार होता था, ठीक है। प्रेमचंद युग में उसके बाद उपन्यास साहित्य को समृद्धि प्रदान करने वाले अन्य उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद,
ठीक है, विशंबर नाथ शर्मा जिन्हें हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा, उपेन्द्र नाथ अस्क, यशपाल, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे नाम उल्लेखनीय होते हैं प्रेमचंद्र युग में। तो ये प्रेमचंद्र युग हो गया। यदि आता है प्रेमचंद्र के बारे में, प्रेमचंद्र युग के बारे में, तो आपको यही लिखना है, ठीक है, ओके। वही है सब में जो हुआ विकास हुआ, वही इनके भी टाइम में भी विधा में, हिंदी कहानीकारों की विधा में भी विकास हुआ। और आपको सिर्फ राइटर के नेम लिख देने हैं जो जो इनके इसमें इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रेमचंद्र के बाद साहित्य की प्रत्येक विधा में कुछ बहुत कुछ लिखा गया, कुछ नाटक की, उपन्यास, कहानी के समान निबंध में आलोचना की गई है। निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। यह हिंदी निबंध के विकास में योगदान देने वाले अन्य लेखकों में आचार्य नंद दुलारे भी थे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप राइटर के सभी नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, ओके। निबंध के समान हिंदी आलोचना के क्षेत्र में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अत्यधिक महत्वपूर्ण काम किया था, ठीक है। तो ये प्रेमचंद्र के बारे में हो गया। और प्रेमचंद्र और उसके बाद के साहित्य पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि युगीन परिस्थितियों का प्रभाव इस अवधि के साहित्य पर पड़ा। और इस काल की गद्यात्मक रचनाओं में जहां लेखकों ने सामाजिक समस्याओं के यथार्थ चित्रण पर अपनी दृष्टि केंद्रित की, वहीं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को भी साहित्य में स्थान दिया। तो सामाजिक समस्याओं के साथ साथ आपको लिखना है कि गद्यात्मक रचनाओं में जहाँ पे लेखकों ने गद्य में सामाजिक समस्याओं पर ध्यान दिया, सामाजिक समस्याओं को लिया लिखने के लिए, वहीं पे मनोवैज्ञानिक समस्याओं को भी उन्होंने, मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर भी उन्होंने लिखा, ठीक है, ओके। देश की राजनीतिक चेतना का भी प्रभाव साहित्यकारों पर पड़ा। इसी कारण भारत के स्वतंत्र संग्राम के दिनों में राष्ट्रीय चेतना साहित्य का वर्णन विषय बन गई। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय चेतना साहित्य का विषय एक बन गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो परिवर्तन हो रहा था उसका प्रभाव भी यहाँ के साहित्य पर पड़ने लगा। रूस में समाजवाद का उदय विश्व की महत्वपूर्ण घटना थी और इसके फलस्वरूप हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद आगमन हुआ। और संघर्ष के बाद सन 1947 में भारत स्वतंत्रता मिली और देश की राजनीति में महान परिवर्तन था। राष्ट्र स्वतंत्र था, देश की जनता विदेशी शासन के अत्याचार से मुक्त थी। और इस राजनीतिक परिवर्तन ने साहित्य पर काफी प्रभाव डाला। और दूसरी ओर पश्चिमी जो वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी थी उसका आगमन भी भारत में हो रहा था। नई तकनीक जो है उससे उन्नत से साहित्य में नई विधाओं को जन्म होने लगा था, जैसे रेल, प्रेस, बिजली तार, रेडियो, वैज्ञानिक साधनों में लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे थे, ठीक है। वो पहले प्रिंट नहीं हुआ करते थे, फिर प्रिंट होने लगे, लोग पत्रिकाओं के माध्यम से जो है मैगजीन को पहुंचाया करते थे। आजकल तो डिजिटल माध्यम से हो रहा है। आपको कोई कहानी किसी के बारे में पढ़नी तो ऑनलाइन में जाइए, लिखिए, सर्च करिए, मिल जाएगी। तो ये सब क्या है, गद्य जो हिंदी गद्य का उसका विकास है, ठीक है, ओके। यहाँ पे पूछ लिया 3 सुप्रसिद्ध निबंध लेखकों के नाम लिखिए। तो जो ऊपर पढ़ के आए हैं देख लीजिएगा कौन कौन से निबंध लेखक है, वहाँ पे लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा। ये सारांश हो गया। मतलब ये वाला जो यूनिट 1 है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है, फिनिश्ड हो चुकी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है लेंगे यूनिट 2 हिंदी गद्य की विविध विधाएं, जो हम आपको बता रहे थे, नाटक, उपन्यास, कहानी, लघुकथा, निबंध, ठीक है, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, सारांश। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, ठीक है ना, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF का लिंक भी मैं जो ग्रुप पे दे दूँगी, ठीक है। तो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।